नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के पटियाला की। दरअसल पंजाब के पटियाला में हिंसा के बाद तनाव लगातार जारी है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। मामले में 4 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। हिंसा के विरोध में कई संगठनों ने शहर में बंद की अपील की है। बता दें कि खालिस्तान विरोधी रैली के दौरान काली मंदिर के बाहर 2 गुटों में झड़प हो गई थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हो गए थे। पटियाला उपायुक्त ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। वहीं पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई भी कर रही है। बता दें कि इससे पहले भी पुलिस ने जिले में 11 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया था। मामले में शिवसेना नेता हरीश सिंगला को हिरासत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवसेना ने कार्यकारी अध्यक्ष हरीश सिंगला को पहले ही पार्टी से बाहर कर दिया था। एसएसपी सिंह का कहना है कि इस विरोध रैली की इजाजत नहीं दी गई थी। हिंसा की गाज पुलिस के 3 बड़े अफसरों पर भी गिरी है। पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल को हटा दिया गया है, जबकि डिप्टी एसपी और एसएचओ को शिफ्ट कर दिया गया है। मुखविंदर सिंह छीना को नया आईजी बनाया गया है। वहीं दीपक पारेख नए एसएसपी और वजीर सिंह नए एसपी होंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पटियाला हिंसा मामले में पंजाब के डीजीपी से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बेहद नाराज हैं। कई बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। 3 अफसर मामले में पहले ही नप चुके हैं। बता दें कि शिवसेना ने खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च का आयोजन किया था। इसी दौरान इनकी निहंगों समेत सिख कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई थी, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना हिंदुस्तान नाम के संगठन के पवन गुप्ता का कहना है कि खालिस्तान समर्थकों ने मंदिर पर हमला किया है। उन्होंने मंदिर की बेअदबी के भी आरोप लगाए हैं। तो मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सियासत भी परवान चढ़ती हुई पूरे मामले को लेकर नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस हिंसा और हंगामे के जो सूत्रधार हैं वो पुलिस की गिरफ्त में कब तक आएंगे। अफगानिस्तान में शुक्रवार के दिन मस्जिद में धमाके की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल शुक्रवार के दिन यानी कि कल एक और बड़ा धमाका अफगानिस्तान की मस्जिद में देखने को मिला है। तो अफगानिस्तान में शुक्रवार के दिन मस्जिद में धमाके का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। काबुल में भी शुक्रवार को नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट हुआ। इस विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक रमजान के आखिरी शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए सैकड़ों लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। खलीफा आगा गुलजान मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। इसी दौरान बम विस्फोट हुआ, जिसके बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद नफी ताकोर ने हमले को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है। फिलहाल किसी ने भी विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मस्जिद के आसपास की इमारतें हिल गई। बता दें कि यह मस्जिद अफगानिस्तान के बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों की है। अफगानिस्तान में हाल में कई विस्फोट हुए हैं और मस्जिदों पर इसी तरह के हमलों में देश के अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। पिछले हफ्ते मजार शरीफ शहर में एक मस्जिद और एक धार्मिक स्कूल में बम विस्फोट होने से 33 शिया लोगों की मौत हो गई थी। आईएस ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी। वहीं अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन ने देश के उत्तरी हिस्से में गुरुवार को हुए 2 बम विस्फोटों की जिम्मेदारी ली थी। इन बम धमाकों के जरिए देश के अल्पसंख्यक हजारा समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। तो लगातार बम धमाकों की खबरें अफगानिस्तान से सामने आ रही हैं। लगातार अल्पसंख्यक समुदाय को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है और जब से तालिबान सरकार सत्ता में स्थापित हुई है तब से जो ये बम धमाके हैं उनमें बेतहासा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने मुश्किलों का अंबार लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इन लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जो कि कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट भी साबित हो सकते हैं। कांग्रेस शासित राजस्थान में 2023 में चुनाव हैं, लेकिन चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। सियासी शतरंज की बिसात पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शहमात का खेल लगातार चल रहा है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान के सख्त निर्देश के बाद बयानबाजी तो बंद हो गई है, लेकिन खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 21 मई को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान माकन दोनों नेताओं से इस सियासी खींचतान पर बात कर सकते हैं। साथ ही राज्य में लंबित राजनीतिक नियुक्तियों, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर के कोटपुतली में 21 मई को आजादी की गौरव यात्रा की सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि असली वजह खींचतान मिटाने की कवायद है। माकन सीएम गहलोत पायलट से मिलकर माहौल को सहज बनाने की कवायद करेंगे। सीएम अशोक गहलोत मुंबई दौरा खत्म कर राजधानी जयपुर लौट आए हैं। सीएम गहलोत के एक हफ्ते में 2 बार मुंबई दौरे से सियासत के जानकार भी हैरत में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सीएम गहलोत अचानक बार बार मुंबई क्यों जा रहे हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि सीएम गहलोत की कुर्सी खतरे में है, इसलिए मुंबई में जाकर सियासी मैनेज करने में लगे हुए हैं। सीएम के मुंबई जाने के पीछे की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के भीतर खींचतान बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस आलाकमान सख्त है, दोनों नेता खामोश हैं, लेकिन इसके बावजूद जो दोनों नेताओं के समर्थक हैं उनमें खूब खींचतान देखने को मिल रही है। हाल ही में अजमेर में गहलोत पायलट समर्थक आमने सामने आ गए थे। आजादी की गौरव यात्रा का अजमेर में स्वागत कार्यक्रम के सफल आयोजन की तैयारी हो रही थी, जिसको लेकर प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बैठक में गहलोत पायलट की गुट के बीच में जो खींचतान चल रही है वो सामने आ गई थी, जिसके बाद अब कांग्रेस के लिए ये बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। और पिछली बार जो राजस्थान में चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता था, उसके पीछे जो सचिन पायलट हैं उनकी मेहनत को ज्यादा बताया जा रहा था। हालांकि अशोक गहलोत को उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री वहां पर बना दिया था, जिसके बाद ये खबरें भी सामने आई थी कि सचिन पायलट पार्टी से नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के आखिर में चुनाव होने हैं राजस्थान में, उससे पहले कांग्रेस पार्टी जो अंदर खेमे में जो इस तरह का घमासान मचा हुआ है उससे पार कैसे पाती है। बुलेटिन में अब बात भारतीय अर्थव्यवस्था की भी कर लेते हैं। दरअसल आईएमएफ ने 2022 के लिए आर्थिक विकास दर को लेकर अनुमान जारी किए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का असर इस बार जीडीपी ग्रोथ पर पड़ने का अनुमान जताया गया है। आईएमएफ की माने तो भारत की विकास दर 8.2% रह सकती है, जबकि रूस की विकास दर नेगेटिव में 8.5% रह सकती है। इसके अलावा चीन की विकास दर 4.4% रहने का अनुमान है। भारत के लिए इस गिरावट का आंशिक कारण रूस यूक्रेन युद्ध है, जिसकी वजह से ऊर्जा और खाने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही विकास की गति पर भी इसका असर पड़ा है। चीन की बात करें तो 2021 में चीन ने 8.1% की बढ़ोतरी दर्ज की थी, लेकिन 2022 में 4.4% और 2023 में 5.1% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है, जिसके पीछे एक बड़ी वजह कोरोना महामारी का जो प्रकोप चीन में देखने को मिल रहा है वो माना जा रहा है। लॉकडाउन करीब 26 शहरों में लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अगर भारत के लिहाज से बात करें तो भारत कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए भारत सरकार ने मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा वैक्सीन के निर्माण पर खर्च आया और वो तमाम खर्चे बढ़े थे, जिसके
जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। अर्थव्यवस्था की हालत पहले इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती हुई जरूर नजर आ रही थी और कुछ चौंकाने वाले जो रिजल्ट हैं वो भी सामने आए थे। कुछ नीतियां जो सरकार की थी उनका असर भी देखने को मिला था। लेकिन अब जब रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वैश्विक स्थिति पर अगर नजर डालें तो आप पाएंगे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा उछाल जो विकास दर है उसमें इसका अनुमान नहीं जताया गया है। ऐसे में जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका असर रूस पर तो पड़ ही रहा है, बाकी तमाम देशों पर भी पड़ रहा है। भारत पर भी इसका आंशिक असर देखने को मिल रहा है और इसमें मामूली गिरावट का अनुमान आईएमएफ की ओर से दर्ज किया गया है। आईएमएफ की माने तो 8.2% भारत की विकास दर 2022 में रह सकती है। वहीं अगर बात चीन की हम कर रहे थे तो चीन को लेकर के जिस तरह के हालात वहां पर हैं वो बेहद चिंताजनक हैं और चीन जो तेजी से अर्थव्यवस्था चीन की पटरी पर दौड़ रही थी उसमें हल्का सा ब्रेक लगता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि रूसी आक्रमण, इसके बुनियादी ढांचे के विनाश और अन्य देशों में नागरिकों के बड़े पैमाने पर पलायन के कारण यूक्रेन की अर्थव्यवस्था 35% तक गिर जाएगी। अब यूक्रेन को इस युद्ध की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है वो आंकड़े अब इसकी गवाही दे रहे हैं। रूस की जो जीडीपी ग्रोथ है वो -8.5% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं यूक्रेन की जो विकास दर है वो 35% तक गिर जाएगी, यह अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट में रूस के सकल घरेलू उत्पाद में 8.5% की गिरावट के पीछे व्यापार संबंधों को तोड़ने के साथ प्रतिबंधों का हवाला दिया गया है। डाउनग्रेड काफी हद तक रूस और यूक्रेन और वैश्विक स्तर पर युद्ध के प्रत्यक्ष प्रभावों को दर्शा रहा है। जिस तरह से ये गिरावट देखने को मिल रही है दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था में, उसके पीछे जो बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है वो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को माना जा रहा है। बुलेटिन में अब बात बढ़ती गर्मी के बीच बिजली संकट की भी कर लेते हैं। गर्मी बढ़ रही है, लिहाजा बिजली संकट भी पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों ने बिजली कटौती भी शुरू कर दी है। पंजाब में इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। अब भले ही भगवंत मान सरकार फ्री बिजली का वादा निभा रही है, लेकिन पंजाब के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। दरअसल पंजाब में बिजली संकट ज्यादा गहराने लगा है। तापमान करीब 46 डिग्री पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद 12 घंटे तक पावर कट किया जा रहा है। सड़क से खेत तक बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। शहरों में 4 से 5 तो गांवों में 10 से 12 घंटे के कट झेलने पड़ रहे हैं। इसको लेकर अब आप सरकार के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पिछली चुनी सरकार इस सीजन के लिए कोई प्रबंध करके नहीं गई है, यानी कि ठीकरा पिछली कांग्रेस सरकार पर आम आदमी पार्टी फोड़ती हुई नजर आ रही है। यह कहना है कि चन्नी सरकार ने जब इस तरह का संकट आएगा इसको लेकर पहले से इंतजाम नहीं किए थे, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें लगातार सामने आ रही हैं। पिछले साल के मुकाबले बिजली की मांग 40% बढ़ी है। ऐसे में 24 घंटे बिजली के लिए कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पंजाब में बिजली की मांग 9000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। 5 थर्मल प्लांट में 4 यूनिटों में खराबी की वजह से संकट गहरा गया है, यानी कि जो 5 थर्मल प्लांट थे उनमें से 4 यूनिटों में खराबी सामने आई है, जिसकी वजह से दिक्कतें सामने आ रही हैं। उत्पादन पर असर पड़ा है और उत्पादन कम होने की वजह से सप्लाई वो ज्यादा नहीं हो पा रही है। 4 साल में डिमांड और सप्लाई में जो अंतर सामने आ रहा है वो हैरान करने वाला है। डिमांड और सप्लाई में करीब 1200 मेगावाट का अंतर आ गया है। 4 साल में यह पहली बार है जब इन दिनों में इतनी मांग हुई हो। हालांकि बिजली मंत्री ने कहा कि 26 अप्रैल को तकनीकी नुक्स की वजह से 800 मेगावाट के तलवंडी और रोपड़ थर्मल प्लांट बंद हो गए थे, जिसकी वजह से राज्य में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। इसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। बिजली मंत्री हरभजन सिंह का कहना है
कि यह संकट पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। सीएम भगवंत मान पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। 75 सालों तक पंजाब में पुरानी सरकारों ने बिजली व्यवस्था और थर्मल प्लांटों की बुरी हालत कर दी है। उनके सिस्टम में कोई सुधार नहीं किया गया है। तो पंजाब सरकार पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ देने भर से काम चल जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि अब मान सरकार जिस तरह से ये बिजली संकट पैदा हो रहा है, इससे निपटने के लिए कौन से नए इंतजाम करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये माना कि पिछली सरकारों की गलती भी थी, तो फ्री बिजली का वादा करके कहीं ना कहीं मान सरकार उस दिक्कत को बढ़ाती हुई ही नजर आ रही है और इसका सीधा असर पंजाब के खजाने पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि लोग भी परेशान हैं, पंजाब का खजाना भी खाली हो रहा है और अब जो नुकसान है वो चौतरफा होता हुआ नजर आ रहा है। बुलेटिन में अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। उत्तर भारत में गर्मी से हाल बेहाल है। भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई राज्यों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी इसी तरह कहर बरपाएगी, लेकिन सोमवार से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में 1 मई तक लू का प्रभाव और भी बढ़ेगा, जिसके कारण पंजाब के कई जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 2 और 3 मई को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसकी वजह से धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश में मौसम में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना कम है। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। उत्तराखंड में भी गर्मी हाल बेहाल कर रही है। मैदानी इलाकों में फिलहाल राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया गया है। इस दौरान मैदानों में तेज हवा चलने की भी संभावना है। उत्तर भारत को झुलसाती गर्मी से राहत मिलने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को सबसे ज्यादा तापमान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रयागराज 46.8 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो राजधानी दिल्ली का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। राजस्थान के श्रीगंगानगर का तापमान भी 46.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में अप्रैल महीने में इस बार औसत तापमान 40.20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो 12 साल में सर्वाधिक है, जबकि 71 साल में दूसरी बार सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक 1951 से 2022 तक अप्रैल का सबसे अधिक औसत तापमान 2010 में 40.40 डिग्री रहा। इन 2 सालों को छोड़ दिया जाए तो अप्रैल का औसत तापमान हर साल 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहा है। यानी कि गर्मी लोगों को सता रही है और फिलहाल ये मुसीबत कम होने वाली नहीं है। कोरोना के आंकड़े अब एक बार फिर से डराने लगे हैं। दरअसल कोरोना के जो रोजाना मामले सामने आ रहे थे वो एक बार 1000 से कम हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना के मामले 3500 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। तो भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 3688 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से अकेले दिल्ली में 1607 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कल 2 लोगों की मौत भी इस महामारी की वजह से हुई है। बता दें कि देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। देश में अब तक कुल 188.89 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में एक्टिव मामले वर्तमान में 0.04% पर हैं और अभी अगर एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 18,684 मामले फिलहाल देश में हैं। साथ ही रिकवरी रेट भी
98.74% है। पिछले 24 घंटों में कुल 2755 मरीज ठीक हुए हैं। भारत में दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.74% है, जबकि साप्ताहिक दर 0.66% है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में एक दिन में 1607 मामले सामने आए हैं, यानी कि चिंताएं बढ़ना लाजमी है। देखना दिलचस्प होगा कि लोग कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद इनसे सबक लेते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर लोगों ने लापरवाही बरती तो कोरोना का ग्राफ यूं ही बढ़ता जाएगा और आने वाले दिनों में अस्पतालों में बेड कम पड़ेंगे या फिर और तरह की दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। हालांकि जिस तरह से वैक्सीनेशन अभियान देश में चल रहा है, उसके बाद जो कोरोना की मारक क्षमता है वो कम हो गई है और लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिस चौथी लहर की संभावना लगातार जताई जा रही है, कहीं ये चौथी लहर की दस्तक तो नहीं है। बुलेटिन के आखिर में बात आईपीएल की भी कर लेते हैं। दरअसल मुंबई इंडियंस 8 में से 8 मुकाबले हार चुकी है और प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन अब मुंबई के खेमे के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अपने तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन से हताश मुंबई इंडियंस की टीम में अचानक एक धाकड़ गेंदबाज की एंट्री हुई है। मुंबई इंडियंस ने अनुभवी तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी को अपनी टीम में शामिल किया है और अगर वो ट्रेनिंग सेशन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बचे हुए इंडियन प्रीमियर लीग मैचों के लिए उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। आईपीएल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 33 साल का बाएं हाथ का तेज गेंदबाज टीम के बायो बबल से जुड़ गया है और वो जल्द ही ट्रेनिंग शुरू कर देगा। कुलकर्णी 5 बार की चैंपियन टीम के बुलाए जाने से पहले आधिकारिक प्रसारक की कमेंट्री टीम का हिस्सा थे, यानी कि वो कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब मुंबई इंडियंस की जर्सी में भी धवल कुलकर्णी नजर आ सकते हैं। मुंबई के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 8 मैचों में 229 रन गंवाए हैं और केवल 5 विकेट ही झटके हैं। अन्य तेज गेंदबाजों की अगर बात करें तो उनका प्रदर्शन भी इस साल मुंबई के लिए अच्छा नहीं रहा है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने 5 मैचों में 190 रन गंवाकर 6 विकेट लिए हैं और डेनियल सैम्स 5 मैचों में 209 रन लुटाकर उन्होंने भी केवल 6 विकेट लिए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब के गेंदबाजों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है और यही एक बड़ी वजह रहा है कि 8 में से 8 मुकाबले मुंबई की टीम हार चुकी है। तो मुंबई का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या धवल कुलकर्णी को प्लेइंग 11 में भी मौका मिलता है या फिर नहीं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।